योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टी.एस. एलियट के बारे में, स्पेशली जो इस चैप्टर का राइटर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। ओके, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट एक बहुत ही गजब का चैप्टर है जिसके राइटर टी.एस. एलियट है। इसके बारे में चलिए हम डीपली से जानने की कोशिश करेंगे। और ये आपका किताब जो है, खासकर जो चैप्टर है 7 चैप्टर जो है आपका पोएट्री सेक्शन का मैकियावेली द मिस्ट्री कैट का, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये चलिए देख लेते हैं, जो बहुत ही आपको बेस्ट होगा आप लोगों के लिए खास करके, और ये आपको मार्क्स में आपको बढ़ोतरी करवा सकते हैं। इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आते हैं एग्जाम में आपको, तो ये पढ़ लेते तो आपको ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दें आप और बने रहेंगे वीडियो में। देखिए क्या दिया है इसका, टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है इसका, थॉमस स्टर्न्स एलियट। ठीक है, इसको टी.एस. एलियट कहते हैं इसलिए कि थॉमस स्टर्न्स एलियट वाज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसौरी, यानी कि उसका जन्म हुआ था टी.एस. एलियट का सेंट लुइस मिसौरी में जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो यूएसए में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर उसका जन्म हुआ था। और 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर को जन्म हुआ था उसका, ठीक है, लुइस मिसौरी यूएसए में। क्लियर। अब कहते हैं कि 1888 में, ठीक है, ये 1888 में क्या हुआ देखिए, 1888 में, बट लेकिन इवेंचुअली, यानी कि इवेंचुअली क्या मतलब कहिए, बाद में कहिए चाहे अंत में कहिए, इवेंचुअली इज सेटल्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, वो इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए, वहाँ पर जाकर वो बस गए। ठीक है, कब, तो 1888 में जाकर वहाँ से बस गए। पहले तो थे यूएसए में, लेकिन बाद में कहाँ चले गए, यहाँ पर देखिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड में जाकर बस गए। एंड डाइड, यानी कि डाइड इन 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 1965। और वो कब मर गए, 1965 को, 4 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु होगी और वो मर गए। और यहाँ पर देखिए ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, और वो साहित्य में क्या थे, क्लासिसिस्ट थे। क्लासिसिस्ट का मतलब होता है प्राचीन समय के अध्ययन करने वाले। ठीक है, प्राचीन समय के अध्ययन करने वाले लोग थे, वो एक लेखक थे। यानी कि प्राचीन समय में 2 भाषाएं चलती थी ज़्यादातर, ग्रीक और लैटिन भाषा। तो ग्रीक और लैटिन भाषा के अध्ययन करने वाले थे वो लिटरेचर में, ठीक है, उस साहित्य में। क्लियर। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म में कहे तो वो एंग्लो कैथोलिक थे। ठीक है, एंग्लो कैथोलिक, जो बाद में उसका एंग्लो कैथोलिक का क्या था, वह एंटी एंग्लो कैथोलिक हो गया था, इसलिए इंग्लैंड में तो इससे नफरत करते थे, लेकिन ये एंग्लो कैथोलिक धर्म से रिलेटेड थे, रखते उसका संबंध था। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और वो राजनीति में क्या थे, रॉयलिस्ट थे। रॉयलिस्ट का मतलब होता है क्या है, राजतंत्र के समर्थक कहिए। ठीक है, अभी तो हम लोग क्या है, लोकतंत्र का समर्थक हम लोग है, लेकिन वो क्या थे, राजतंत्र के समर्थक थे, यानी कि रॉयलिस्ट उसी को कहा जाता है। तो ही यानी कि इज अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि वो राजनीतिक में वो क्या थे, राजतंत्र के समर्थक थे। क्लियर। और ही रोज टू बिकेम, ठीक है, ही रोज टू बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि वो 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवि के रूप में उभरे। यानी कि उभरने, रोज का मतलब उभरना के, बढ़ना के, ही रोज टू बिकेम, यानी कि वो बढ़े। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवि के रूप में वो उभर कर सामने आया। ठीक है, ये उभर कर सामने आया। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक। डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक का मतलब यहाँ पर होता है, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित आलोचक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, आलोचक, और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित आलोचक भी थे वो, ठीक है, एंड ड्रामेटिस्ट, और नाटककार भी थे। ठीक है, प्रतिष्ठित नाटककार भी थे और आलोचक भी थे। और ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, ठीक है, फॉर द लिटरेचर इन 1948। उसे नोबेल प्राइज से भी उसे अवार्डेड किया गया था, पुरस्कृत किया गया था, नवाजा गया था। किसके क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में उसे नवाजा गया था। अब कब किया गया था, इन 1948 में, 1948 में उसे मतलब नोबेल पुरस्कार से उसे अवार्डेड किया गया था, नवाजा गया था। ठीक है, पुरस्कृत किया गया था 1948 में। अब देखिए यहाँ पर हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर, उसके जो सबसे बेस्ट जो कविता है जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा, हिज बेस्ट नॉन
पोएम्स आर, उसकी जो सबसे बेस्ट कविता जिसके द्वारा वो जाने जाता है, क्या है उसकी कविता का नाम देख ले। पहला आपका ये आपको याद कर लीजिएगा, इसके कविताओं को पूछा जाता है कि हु हैज़ रिटेन दिस पोइट्री, लाइन दे देगा आपको ये नाम, जैसे हु हैज़ रिटेन, जैसे ये नाम देगा ऐसे द वेस्ट लैंड, ये किसने लिखा है, तो आपको याद रहेगा तो ना लगाइएगा आप टी एस एलियट। तो इसलिए यहाँ पर देखिए लाइन, तो यहाँ क्या लाइन दिया गया है, द वेस्ट लैंड पहला किताब का नाम है, ठीक है। दूसरा एज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स, ये 3 बुक्स हो गया आपका, तो ये हो गया आपका। और कहते हैं एज ए पोएट, और एक कवि के रूप में एंड ए स्पोक्समैन फॉर हिज एज, और अपने समय में वो क्या थे, स्पोक्समैन थे, यानी कि भाषण देने वाले थे, एक तरह से बहुत ज़्यादा भाषण देते, उसको स्पोक्समैन कहा था, स्पोक्समैन थे वो। यहाँ पर ध्यान दें, स्पोक्समैन का वर्डिंग ऐसे होगा, यहाँ SPO, ठीक है, SPO, ठीक है, KES है, स्पोक्समैन फॉर हिज एज, ठीक है। तो अपने समय के वो सबसे बड़े स्पीकर के रूप में थे, यानी कि बोलने वाले थे, भाषण देने वाले कवि थे, ठीक है। और ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स, और वो मतलब सच्चाई को दर्शाते थे, प्रेजेंट करते, ही ट्रूली प्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, ठीक है, यानी कि बौद्धिक रूप को सच्चाई रूप से दिखाते थे, ठीक है, प्रेजेंट करते थे, दर्शाते थे। सोशल, सामाजिक चीज़ों को दर्शाते थे, ठीक है। एंड फिलोसफिकल मूड्स, और फिलोसफिकल मूड्स को भी दर्शाते थे, यानी कि दार्शनिक स्थिति को भी, दार्शनिक अवस्था को भी दर्शाते थे। ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के, ठीक है, दार्शनिक स्थिति को भी ये दर्शाते थे, एंड सोशल स्थिति को भी दर्शाते थे, इंटेलेक्चुअल स्थिति को भी वो दर्शाते थे, ठीक है, और प्रेजेंट करते थे। अब देखिए द प्रेजेंट पोएम, जो अभी वर्तमान में कविता पढ़ने जा रहे हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शंस, उसके मतलब संग्रह में से उस लिया गया, ठीक है, उसके रचनाओं के संग्रह में से लिया गया है, फॉर हिज कलेक्शंस में से लिया गया है। कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो ओल्ड पोजम्स बुक, उसे ओल्ड पोजम्स बुक कहा जाता है, जिस किताब से उसे लिया गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा कि हु हैज़ रिटेन द ओल्ड पोजम्स बुक, तो आपको याद रहेगा, तब तो TS एलियट में आप टिक मारिएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, तो ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये किताब का पूरा नाम है, ठीक है, ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ये पूरा किताब का नाम है, व्हिच वाज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक, ठीक है, और जिसने कहा कि उसके म्यूजिक को, ठीक है, उसके म्यूजिक को बहुत ही मतलब सफल बनाया, ठीक है, सक्सेस बनाया, ठीक है, सफलता दिलाया। कहाँ पर, तो ऑन स्टेज पर, बाय द ग्रेट कंपोजर्स सर एंड्रो, तो एक ऐसे कंपोजर थे जिसका नाम है सर एंड्रो लॉयड और वियरवेयर, इनके द्वारा इसको सबसे बेसी सफलता मिली। और कहते हैं यहाँ पर ये नाम है राइटर का, इट इज़ ए लाइट पोएम, और यह एक हल्की कविता, लाइट का मतलब हल्की होता है, यह एक हल्की कविता है। और इन द, कहते हैं कि इसमें इन द मोक हीरोइक वेन, और इसमें यानी कि झूठी वीरता की कहानी को क्या करता है, दर्शाया गया, दिखाया गया है। मोक का माने होता है झूठी, हीरोइक माने वीरता के, वीरता से भरा हुआ कोई चीज़ कहिए, तो मोक हीरोइक वेन यानी कि झूठी वीरता से भरी हुई कहानी को इसमें दर्शाया गया है। जिसमें एक बिल्ली को दर्शाया गया, जिसमें एक बिल्ली की झूठी वीरता को दर्शाया गया इस कहानी में, ठीक है। कहते हैं पर इट डज नॉट नीड एनी सोलेम और डिटेल्ड एनालिसिस, कहता है कि इसे, ठीक है, ये जो कविता है इसे किसी भी प्रकार की, ठीक है, ये सोलेम यानी कि गंभीर कह सकते हैं, गंभीर और डिटेल्स एनालिसिस की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है, क्योंकि ये कहानी खुद ही गंभीरता से भरा पड़ा है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट, और इसकी जो चार्म्स है, इसकी जो सुंदरता है, ठीक है, चार्म्स होने क्या होता है, सुंदरता, तो इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट रैम्स, तो इसकी जो सुंदरता है ना, इसके नीट रैम्स से आता है, ठीक है। नीट रैम्स माने ये साफ सुथरे रैम्स से आता है, लय कहिए इसको, तो साफ सुथरे लय से इसकी सुंदरता आता है और चमकता है। एंड गैलोपिंग रेदम, गैलोपिंग रेदम भी इसकी है, गैलोपिंग रेदम यानी कि गैलोपिंग के मतलब आसानी से धीरे धीरे बढ़ने वाली कविता के, तो आसानी से धीरे धीरे बढ़ने वाली कविता है, आगे बढ़ने वाली कविता है, और रेदम है। एज वेल एज
और कहते हैं जहाँ तक द कॉमिक अफेक्ट, और ये कॉमिक अफेक्ट ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल, और ये क्या है कॉमिक इफेक्ट है। कॉमिक इफेक्ट का मतलब होता है एक हास्य प्रभाव है, हंसने वाले प्रभाव है, ठीक है, हंसने वाले प्रभाव के साथ बना हुआ कविता है। ऑफ ए मॉन्स्टर, एक राक्षस के लिए, एक क्रिमिनल के लिए, हु इज इन फैक्ट अ कैट, जो वास्तव में क्या है, एक कैट है, एक बिल्ली है। हु इज इन फैक्ट माना होता है वास्तव में, एक कैट, जो वास्तव में क्या है, एक बिल्ली है। तो बिल्ली के बारे में कहानी है, और ये वास्तव में क्या इफेक्ट करता है, हास्य इफेक्ट करते हैं, हंसने वाले इफेक्ट है इसमें, तो ये है। तो चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा, और आप इसको ना अच्छा से समझ लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।